नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती और बहुत ही देर बाद इंसाफ मिलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 304A और 304B आईपीसी के ऊपर। इनके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर बताएं जिससे कि हम जो भी वीडियो डालते हैं आप तक वो सही समय पर पहुंच सके। स्टार्ट करता हूं। 304A क्या कहता है? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब सबसे पहले आता है 304A कहता है, पूरा मैं पढ़ के बताता हूं। Whoever caused the death of any person by doing any rash or negligence act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 2 years or with fine or with both। मतलब सपोज आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। रैश एंड नेग्लिजेंस की बात हो रही है, यानी आपकी लापरवाही की वजह से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस केस में 2 साल की सजा है और फाइन है, या फिर दोनों ही है। दोनों मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। 2 years और विद फाइन और बोथ। 2 साल की सजा, साथ में फाइन, या फिर साथ में फाइन या फिर दोनों, सजा और फाइन दोनों। होता क्या है, कई बार हमने देखा है कि रोड में चलते हुए गाड़ियों से अक्सर लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और कई लोग दम तोड़ देते हैं रोड पर। पीछे होता क्या था कि जो लोग किसी का एक्सीडेंट होता था तो लोग उसकी सहायता करने से पीछे हटते थे, कतराते थे। पुलिस केस बन जाएगा, हमसे सवाल जवाब होंगे, हमें 10 बार बुलाया जाएगा, सारी चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई भी रोड पर एक्सीडेंट होता है और कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करता है तो पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी। वो चाहे तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा के भी जा सकता है और पुलिस अगर चाहे तो उस व्यक्ति का बयान बाद में भी नोट कर सकती है, या फिर अगर वो व्यक्ति अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाना चाहे तो भी कर सकता है। यानी सिर्फ आपका काम इतना रह गया, अगर कोई भी व्यक्ति रोड पर एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का और आप अगर उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो सिर्फ उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देना है। दैट्स इट। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। अब एक्सीडेंट होने के बाद अक्सर गाड़ियां कई बार मौके पर पकड़ी जाती हैं, कई बार भाग जाती हैं। मौके पर पकड़े जाने के बाद हमने देखा है, या ज्ञान की कमी कह लीजिए, कि लोगों की गाड़ियों से जब एक्सीडेंट होता है तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे मेरी गाड़ियों से एक्सीडेंट हो गया। और थाने में जाने के बाद अक्सर पुलिस वाले मुंह मांगनी रकम उनसे वसूलते हैं और कहते हैं वो बंदा मर गया है, तुम पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे, ये होगा वो होगा। जबकि 304A अवेलेबल है। यानी अगर आपकी कार से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है तो आपको थाने से ही बेल मिलने का प्रावधान है। आपका कोई भी रिश्तेदार जमानती बनकर थाने जाएगा, जमानत के सारे कागजात पूरे करेगा और आपको बेल करवा कर छुड़ा लेगा। ये 304A कहता है कि अगर, ये मैंने बताया एक्यूज के लिए, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ये ध्यान रखें कि अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो इंश्योर्ड होगा तो इंश्योरेंस का अच्छा खासा क्लेम जो व्यक्ति मरा है उसके घर वालों को, उसके डिपेंडेंट्स को मिलता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, 304A में अगर वो गाड़ी भाग जाती है तो उस केस में भी बकायदा हर स्टेट में कुछ फंड्स मिलते हैं, दिए जाते हैं जो व्यक्ति मर जाता है उसके डिपेंडेंट्स को। कई बार कलेक्टर के फंड से दिया जाता है, कई बार स्टेट के फंड से दिया जाता है, कई बार पंचायत के फंड से दिया जाता है। और इसके अलावा जब गाड़ी नहीं मिलती है तो उस एवज में बकायदा कोर्ट जो है आपको, हर स्टेट में लीगल अथॉरिटी होती है, वहां से भी कुछ कंपनसेशन दिलवाती है। गाड़ी पकड़ी जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। वो उस व्यक्ति के जो मरा है उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कमाता था, क्या उसके एक्सपेंसेस थे, और उसी का मल्टीप्लाई करके
वो मैं अगली वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा कि कितने से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कैलकुलेशन, लेकिन उसको एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट उसके परिवार वालों को मिल जाता है। लेकिन ये बिलेबल ऑफेंस है, थाने से बेल मिलने का प्रावधान है, थाने से बेल मिल सकती है। दूसरा, सजा जो है 2 साल की है और फाइन है। अब आता हूं 304B पर। 304B बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। 304B कहता है डाउरी डेथ, यानी किसी भी महिला को दहेज के लिए मार डालना। अक्सर क्या होता है कि कई बार हमने देखा है कि लोग या लड़कियां जो हैं, जो शादी करके आई, ससुराल सही नहीं मिला या किसी कारणवश फांसी लगा लेती हैं, या कोई और अफेयर होता है फांसी लगा लेती हैं, लेकिन घर वाले अक्सर केस करते हैं कि भैया इन लोगों ने जो है मेरी बेटी को दहेज की वजह से मार डाला। उस एवज में 304B और 498A जो है अट्रैक्ट होता है, और लोग अगर हैं, एक के अलावा और लोगों पर भी अगर ये एलिगेशन है तो उसमें 34B कॉमन इंटेंशन भी आता है। कहता क्या है 304B में पढ़ के बताता हूं, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बैडली इंजरी or occurs otherwise, then under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। एक महिला की मौत या तो आग लगने की वजह से या बुरी तरह से घायल होने की वजह से अगर मरती है, साथ ही साथ इसमें एक 7 साल के भीतर इसमें एक चीज और कही गई है, that soon before her death she was subjected to cruelty, यानी मरने के ठीक पहले अगर उसके साथ मारपीट की गई है, उसके साथ क्रूएल्टी की गई है और उसके शरीर पर जख्म है और उसके बाद वो महिला जाके फांसी लगा लेती है या आग लगा लेती है, वो भी जो है 304B में आएगा। इसके अलावा कहता है, और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव और हर हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डाउरी। साफ साफ कहा गया है, दहेज की मांग के लिए किसी तरह से भी हरासमेंट पति के द्वारा या उसके रिश्तेदारों या घर वालों के द्वारा। सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ, इस तरह की मौत को हम डाउरी डेथ कहेंगे। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ, यानी उस महिला की मौत का कारण उसके पति और उसके ससुराल पक्ष यानी पति के घर वालों को माना जाएगा या उस रिश्तेदार को माना जाएगा। अब दूसरा इसमें आता है, whoever commit dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend for imprisonment for life। 7 साल से नीचे की सजा नहीं हो सकती, सेशन ट्रायबल है, ध्यान रखिएगा। 7 साल से ऊपर की सजा है मतलब सेशन ट्रायबल है, और ये बढ़ सकती है उम्र कैद तक। नॉन बेलेबल है, ये ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, नॉन कंपाउंडेबल है, यानी एक बार FIR होने के बाद अगर आप चाहते हैं समझौता हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, इसमें बयान बदलकर या फिर क्वेश्चनिंग ही करवानी पड़ेगी। अपने आप समझौता होकर खत्म नहीं होने वाला केस है, या कोर्ट इन्हें यही समझौता करके खत्म कर लो। डाउरी डेथ के मामले में पीछे मैंने एक डिस्चार्ज करवाया था जिसमें सुन बिफोर डेथ की ही जजमेंट आई थी, क्योंकि पुलिस ने जितने भी गवाह लिए थे उनमें से किसी गवाह ने ये नहीं कहा था कि हाँ हमने इन दोनों पति पत्नी के बीच या इसके घर वालों के बीच, लड़के घर वालों और उस लड़की के बीच जो है हमने कोई भी झगड़ा होना या मारपीट या किस तरह का गाली गलौज हमने सुना, कभी नहीं सुना। जिस बिहाफ पर सुन बिफोर डेथ का मुझे बेनिफिट मिला, मरने से ठीक पहले कोई भी क्रूएल्टी नहीं हुई थी, और उस बिहाफ पर मुझे सेशन कोर्ट से डिस्चार्ज मिला था। आप चाहेंगे तो जजमेंट में शेयर कर सकता हूं। ये था 304B, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकते हैं, 7 साल तो मिनिमम है ही है, और फाइन भी है। लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकते हैं, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। 304A और 304B बिल्कुल ऑपोजिट है 304A के। 304B जो है 304A के ऑपोजिट है, वहां बेलेबल है, यहाँ नॉन बेलेबल है। वहां जो है ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, यहाँ ट्राइबल बाय जो है आपका सेशन है,
नॉन कंपाउंडेबल वहाँ भी है, नॉन कंपाउंडेबल यहाँ भी है। सिर्फ वहाँ पनिशमेंट जो है कुल 2 साल की है और फाइन है। यहाँ पनिशमेंट जो है आपकी 7 साल या फिर एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। फाइन का प्रावधान नहीं है। कहा गया है इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। फाइन का प्रावधान नहीं है, सॉरी। ये है 304B और 304A का डिफरेंस और किसमें क्या चीजें आती हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा 304A और 304B क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ 304A में एक्सीडेंटल डेथ के बारे में जो लोगों के दिमाग में एक डर, एक भय बैठा हुआ था कि लोग एक्सीडेंट होने के बाद उस व्यक्ति को लेकर नहीं जाते तो हॉस्पिटल में पुलिस के केस के चक्कर में पड़ने की वजह से या पुलिस कार्रवाई के चक्कर में पड़ने की वजह से जो लेकर नहीं जाते, तो उनके लिए साफ कर दूं मैं कि कोई भी कार्रवाई आप पर नहीं होगी, कोई भी ज़्यादा पूछताछ आपसे नहीं होगी। अगर शायद आप उस व्यक्ति को उस जगह तक पहुंचा दें, हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये बहुत ही पुण्य का काम होगा। तो एक्सीडेंटल में और डेथ हो जाने के बाद जिस गाड़ी से डेथ हुई है उस गाड़ी को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरह से न्यूसेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बिलेबल ऑफेंस है। पुलिस आपको छोड़ेगी ही छोड़ेगी, रख नहीं सकती थाने में। ये पुलिस का जो है पावर में नहीं है आपको रखना। तो बेल आपको थाने से ही मिलेगी। आपको अपने घर से, अपने परिवार से एक जमानती बुलाना होगा, वो जमानतनामा भर के देगा और बाकायदा वहां से आपकी बेल हो जाएगी। परंतु पुलिस क्या करती है, कई केसेस में मैंने सुना है या देखा है कि पुलिस एक मोटी रकम वसूलने के चक्कर में रहती है कि 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख मिल जाए, जेब में चला जाए, उसके बाद तो छोड़ना तो है ही। वी डोंट हैव अ पावर टू अरेस्ट दिस पर्सन एंड टेक हिम टू जुडिशियल कस्टडी। ऐसा पावर नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर